बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौशी इस्तेहकाम के बाद इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। सियासी कशीदगी के बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समेत पूरी मौशी टीम कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतहरिक नज़र आती है। तुर्क सदर के दौरे के बाद वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ़द तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तान पहुँच गया है। प्राइम मिनिस्टर के बाद आला हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मुलाकातों में 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद के हवाले से बातचीत हो रही है। आइंदा माह IMF की जायज़ा मिशन भी उसकी भी पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है। और इससे पहले गवर्नमेंट ने तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात करने का फैसला किया है, जिससे गैस और बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान है। नाज़रीन, आलमी इदारे भी मुल्की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ करते नज़र आते हैं। एक ताज़ा तरीन सर्वे में जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए उसमें मुल्की मईशत की बेहतरी की तारीफ़ की गई और 55% कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार में बेहतरी की इतला दी, जबकि मुल्क में मुस्तकिल के हवाले से कारोबारी तवक्कुआत जो है उनमें भी 19% इजाफा देखा गया। वज़ीर ख़जाना ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में इस अज़्म का इआदा किया कि आइंदा 3 से 5 साल के दौरान बरामदात को 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। मुआशी बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वो अवाम को महंगाई मज़ीद कम होने की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं और ये दावा भी हो रहा है, वो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अफरात ज़र को मज़ीद नीचे लेकर जाएंगे। मगर गवर्नमेंट के मुआशी दावों पर अपोजिशन जमातें नाज़रीन ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जाली हुकूमत ने 6% की शरह से तरक्की करती मईशत को तबाह कर दिया। सनतें बंद हो रही हैं, लोग अपना सरमाया लेकर बाहर मुंतकिल हो रहे हैं और मईशत मज़ीद तबाही की तरफ गाम। इसी तमाम सूरत हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर रियाज राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुशखबरियाँ दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो और जहाँ पर ये अदाद-ओ-शुमार की बात होती है नवीद साहब, वहाँ पर एक आम आदमी का ये सवाल भी होता है कि एक आम आदमी को इससे रिलीफ कब मिलेगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं एज एन एक्सपर्ट? आपको लगता है कि ये जो बात की जा रही है ये मईशत में बेहतरी, ये हकीकत है या ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार की हद तक है, आप समझते हैं? और ख़ास तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर है और ये आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी हमारी मईशत? अच्छा दुआ, देखिए जहाँ तक आदाद-ओ-शुमार का ताल्लुक़ है, हमने बारहा मेरे ख्याल में इसी प्रोग्राम में ये बात की कि स्टेबलाइजेशन आई है, आपकी इकोनॉमी ने स्टेबलाइज किया है और जो है अब जब हम बात करते हैं कि लोगों तक उसका फ़ायदा कब पहुंचेगा, तो लोगों तक फ़ायदा स्टेबिलिटी से नहीं पहुंचेगा। देखिए इस वक्त भी अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मेरे ख्याल में हमारे अपने कोई भी पैसे नहीं हैं, वो सारे दोस्त ममालिक के जिनको हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं वो पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है ये इनका वतीरा रहा है। पिछली PTI की गवर्नमेंट में भी यानी एट वन पॉइंट इन टाइम आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो $16 बिलियन तक चले गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे हमारी रूलिंग एलीट जो है उनको अपनी अयाशियों का और अपने उसका ख्याल आता है। अब अगर इस गवर्नमेंट को भी देख लें तो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ गई, जजेस की तनख्वाहें बढ़ गई, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके लिए नई नई गाड़ियाँ और आईफोन और पता नहीं क्या क्या जो है वो लिया जा रहा है। तो अब ये स्टेबिलिटी जो है ये मैंने पहले भी कहा था, ये पुलिस रात वाली स्टेबिलिटी है। ये जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी हीट अप होगी और ये सारे जो माशी इशारिये जो अब हम देख रहे हैं कि वो मस्बत हैं, वो जो है वो सारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि जी आप अपनी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए मुस्तकिल बुनियादों पे उसको जो है उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। इस वक्त आप अगर देखें तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क जो है उसकी एक्सपोर्ट्स 30, 32, 35 बिलियन डॉलर तक है। हम साउथ ईस्ट एशिया में ही देख लें, इंडिया जो है वो तकरीबन कोई 430 बिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। बांग्लादेश को देख लें कि 50 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। और छोटे छोटे ममालिक, यानी आप साउथ कोरिया की मिसाल देख लें, जी जी,
कि साउथ कोरिया जो है कितना छोटा सा मुल्क है और उसकी जो बरामदात हैं वो 630 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। ताइवान कितना सा मुल्क है, 432 अरब डॉलर की उसकी जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। इस पूरे एशिया में अगर हम देखें कि इंडोनेशिया को देख लें 258 बिलियन डॉलर की है, मलेशिया को देख लें 350 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, आप सिंगापुर को देख लें 550 बिलियन डॉलर की, इसी तरह वियतनाम को देख लें, बाकी सारी। तो यहाँ पे पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क और उसकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, ये एक्सपोर्ट्स। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी आगे 5 सालों में हम उनको 60 बिलियन डॉलर तक लेके जाना चाह रहे हैं। अगेन होगा क्या कि आपके पास आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए लामाला आपको जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो एक अनअनाउंस्ड बैन है उसको उठाना पड़ेगा, वो उठेगा तो फिर आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डॉलर की जो है वो उसकी मांग में इजाफा होगा और डॉलर की मांग में इजाफा होगा, डॉलर जो है ऊपर जाएगा और फिर आपका ये जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी हीट अप होगी और आपके ये सारे माशी इशारिये जो है ये तितर बितर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चले एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की हमने बात की, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ऐसे मुल्क में जहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अभी 4थे नंबर पे आ गया है, यानी टॉप 5 कंट्रीज जो कि वर्स्ट इफेक्टेड बाय टेररिज्म है उनमें आ गया है। तो जब आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी होगी, जब आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका अपना यहाँ का लोकल, आपने जो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, उसमें तो लोकल जो बिजनेसमैन है वो भाग रहा है, वो दुबई की तरफ और दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जा रहा है। तो उसमें किस तरह से आप जो है वो बैरूनी सरमायाकारी लेके आएंगे? यहाँ पे एक और चीज मैं जिक्र करता चलूं दुआ के, इकोनॉमी में IMF ने भी ये कहा, बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने भी ये कहा कि इकोनॉमी में जो स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। यानी आप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इकोनॉमी में जो है, जब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो एट वन पॉइंट इन टाइम आप देखें, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि 60s में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहां पे थी। अब ये हुआ है कि इस वक्त अब अगर तो हम लॉन्ग टर्म, ये सोच है कि जी लॉन्ग टर्म हमने इस मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पे अपने पांव पे खड़ा करना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, तो उसके लिए आपको मुल्क के अंदर भी स्टेबिलिटी चाहिए होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होगी कि सारे जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिल के एक वन पॉइंट एजेंडा हो कि हमने इकोनॉमी को ठीक करना है। लेकिन इस वक्त मुझे जो लग रहा है कि जो इक्तदार में जो गवर्नमेंट है वो अपोजिशन को माइनस करके और वो ये सोच रही है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, जो जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया आमिर साहब, लेकिन ये तो एक कहा जा सकता है दीवाने का ख्वाब है। हर दौर में ये बात देखी गई है, हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं, जाहिर है अपोजिशन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसी मकसद के लिए होती है कि वो एतराज़ करे, और गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से एतमाद में अपोजिशन को नहीं लेती। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो ये फुकदान वहीं से नजर आता है। तो आपको लगता है कि अब जो दावे हो रहे हैं, क्या इस पर मुस्तकिल बुनियादों पर जो ग्रोथ की बात होती है, जाहिर है वो सवाल तो फिर यही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो कमी है, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये वाकई मुस्तकिल बुनियादों पर इसको मजीद मुस्तहकम होती जाएगी मैशत, या ये सिर्फ एक वक्ती तौर पर है जो हर दौरे हुकूमत में हम देखते हैं, वक्ती तौर पर एक उबाल आता है, फिर उसके बाद हमें पता चलता है हम तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? वो कहते हैं ना 77 साल हैं, सफ़र है हमारा, दायरे का सफ़र है और हम हैं दोस्तों, तो हम घूमते फिरते हैं, कभी हम 60 की दिहाई में जाते हैं, बड़ा अच्छा है, 70 में भुट्टो साहब आते हैं, वो अच्छी भली इंडस्ट्री को कौम याद लेते हैं, तो आपकी सारी इंडस्ट्री बैठ जाती है। यहाँ तजर्बे असल में इस मुल्क में इतने ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूँकि कहा है, तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि जनाब जो आपने सैलरीड पर्सनस पे सबसे ज़्यादा टैक्सों की भरमार की हुई है, इस अच्छी इकॉनमी का सबसे पहला असर तो ये देना कि बजट में ज़रा टैक्स वापस करें हमारे,
पिछले साल वाले ही कर दें, वरना तो 2 साल से बेपनाह बढ़ाएं आप। एक इस दफ़ा जो बढ़ाए थे ताकि हम भी कहें कि हाँ जी कुछ जो आपके गोशवारे सेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको ठीक कर दें। आज ही अभी इरशाद अंसारी ने खबर दी कि 2.5 अरब की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की चोरी जो है ना, वो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स जो बेच रहे हैं स्पेशली केपी में, वहाँ राशिद लंगड़ियाल साहब ने कारनामा दिखाया। भाई आप इस तरह के कई 100 अरब पकड़ते जाएं, आम आदमी को रिलीफ देते जाएं, ये सारी कहानियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी कि जनाब ये सिर्फ ट्रिकल डाउन है और ये इकानमी जो बेहतर हो रही है वो इदादोशुमार में हो रही है। जब आम आदमी की तरफ सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी तो सब कहेंगे सुख चैन और जितने मर्जी अवार्ड और रिवार्ड आप देते चले जाएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब मुश्किल सूरत हाल थी तब भी आपको सुननी पड़ी है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म PDM के थे। चाहे आप कहें कि हमने सियासत डुबोई और हमने मईशत पाकिस्तान का वो जो डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देख रहे थे, सब कुछ मानने के बावजूद आम आदमी की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है और आपने ही उसको संभालना है, क्योंकि इक़्तिदार आपके पास है। जवाबदेही आपसे होनी है कि जी हाँ, चाहे हम फिर उसके ऊपर तबसरा करते रहें कि ये बढ़ती हुई जो महंगाई थी उसमें कमी आई है, अगर वो बढ़ती रहती तब भी ये लोग चीखते रहते। हर सूरत में आम आदमी के पास जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी, बिल्कुल आप रमज़ान शरीफ के भी पैकेज दें, सब कुछ करें। मरियम नवाज़ ने आज अच्छा किया, अपना पहला जलसा भी किया, लोगों को दिखा रही हैं कि पंजाब में किस तरीके से आम आदमी की रिलीफ के लिए काम हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो शुरू हो रहे हैं। ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी, आप करें सड़कें, आप स्टूडेंट्स को दें लैपटॉप दें, उनको साइकिलें दें, मोटरसाइकिल दें, सब कुछ दें, लेकिन बहरहाल महंगाई की जो ओरिजिनल मार है ना उसको कम करें। दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जवाब देना है कि शुगर जो एक्सपोर्ट हुई, राना तनवीर हुसैन ने जवाब देना है कि आप लोगों ने कहा था हम इसकी कीमत मुस्तहकम रखेंगे, इसको बिल्कुल आप वापस लाएं चीनी की कीमत को, कि ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइनों में लगा के लोगों को कहें कि जी रमज़ान शरीफ में आपको 2 किलो और 5 किलो चीनी इतने रेट पे मिल जाएगी, नहीं, ये मुस्तकिल बुनियादों पे आपको काम करना है। वर्ल्ड बैंक की बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो कर्ज़ों की सूरत में एक इन्वेस्टमेंट, चाहे वो $20 अरब सरकारी शोबे में और $20 अरब वो निजी शोबे को 10 साल के लिए पर ईयर $4 बिलियन कर लें, ये सब चीज़ें सब अच्छी लगेंगी हमें तब जब इनके असरात आम आदमी की तरफ आएंगे। इसके लिए आम आदमी से मुकालमा भी रखें, राब्ता भी रखें, चारों सूबों में आप घूमते फिरते हुए जाएं, लोगों से बात करें, यही वो असल काम है जो प्राइम मिनिस्टर का है। आपको जवाबदेही है, आपको जवाब देना होगा। सही जी, आया साहब दुआ वो कहते हैं कि बस शिबाना रोज मेहनत करें सब ठीक हो जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को शिबाना रोज मेहनत करनी पड़ेगी। सर हम तो कर रहे हैं, फिर भी टैक्स देते हैं और वो टैक्स बढ़ता ही जाता है, इसीलिए आप पे टैक्स बढ़ता है ना। आप शिबाना रोज मेहनत करते हैं, आप सिर्फ दिन के वक्त मेहनत किया करें या सिर्फ रात के वक्त मेहनत किया करें। वो 24 घंटे होते हैं ना, उसमें को 8 घंटे कर लिया करें, बाकी आप छोड़ दें। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कर ही रहे होते हैं शिबाना रोज मेहनत, वो तो पीछे हटते नहीं है। अब एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? एक्सपोर्ट्स इस तरह बढ़ेंगी कि आपकी कॉस्ट कम हो, वो आपकी कम नहीं हो सकती। वो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हैं क्योंकि IMF ने कहा कि जी आप हमें भेजें रिवाइज्ड वो जो प्लान है आपका, कीमतें कम करनी है बिजली की, वो हो जाएंगी तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो सकती हैं। ज़ाहिर है आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में। फिर GSP प्लस सर पे खड़ा है, वो आपको उस तरफ देखना है। आज मैं देख रहा था वो जो फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसमें भी ये जिक्र हो रहा था कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस का क्या बनेगा या वो क्या असरात होते हैं इस तरह की चीज़ों के। तो ये भी ज़ाहिर है साथ साथ है, हम आइसोलेशन में रह नहीं सकते, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। हमारी वो जो टैक्स है वो आमिर कह रहे हैं कि कम कर दें, आप दुआ करें कि ये बढ़ा ना दें नेक्स्ट बजट में। दुआ करें मतलब जाहिर है क्योंकि वो और तो दुआ डबल हो गया काम। हमारे पास है ही दुआ ना, और मेरे पे बोझ बढ़ गया सर। हम और कर क्या सकते हैं, हमारे पास और है ही कुछ नहीं। तो रौला यही है कि वो जो नवीद साहब बात कर रहे थे कि जी आपने अरकान असम्बली की वो बढ़ा दी, वो सैलरीज बढ़ा दी, सुभान अल्लाह। वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी यूं पास हो जाता है बिल, और ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, इस मुल्क की रहनुमाई करनी है उन्होंने, आपके लिए कानून साजी करनी है, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, अक्सर कोरम पूरा नहीं होता इसके बावजूद कानून साजी कर रहे होते हैं। इससे बड़ा और काम क्या कर सकते हैं ये आपके लिए? इनकी तनख्वाहें बढ़ाना बड़ा ज़रूरी था, जजेस की तनख्वाहें बढ़ाना बड़ा। मुझे बहुत मतलब बाज़ लतीफ़े ऐसे होते हैं कि बंदा मतलब आश्चर्य कर उठता है कि जब वो जज
बात कर रहे थे उस वक्त तनकीद हो रही थी कि जी इतनी मराहत हैं, और यही गवर्नमेंट कर रही थी तनकीद, इन्हीं के लोग कर रहे थे, और फिर ये फैसले नहीं करते और मतलब हम इसके लिए जा रहे हैं, और फिर जैसे ही आपने अपने जज भर्ती कर लिया आपने फौरी तौर पे उनकी सैलरीज और मराहत बढ़ा दी कि यार अब बड़ा अच्छे जज आ गए, बड़ा अच्छा काम होगा। लंगड़ियाल साहब है वो 1010 गाड़ियां लेना चाह रहे थे, उससे पहले तो शायद उससे भी ज़्यादा लेना चाह रहे थे FBR के लिए, यानी कि जितने मुलाजम हैं सबके लिए एक एक गाड़ी, मतलब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हमने पंजाब में देखा, अब ये मोहसिन नकवी साहब जाते जाते कितनी बड़ी गाड़ियां दे गए थे, और ये चीज़ें मतलब कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि यार हुक्मरान भी ये कुर्बानी कह रहे हैं कि यार ठीक है, और ये कुर्बानी नहीं है, यकीन करें। अगर कोई आप पुरानी गाड़ी 2 साल यूज़ कर लेंगे, 4 साल पुरानी, ये कोई कुर्बानी नहीं है। इंडिया ने जब उनकी मार्केट ओपन हुई उससे पहले आपको याद है कि उनके पास एम्बेसडर कारें होती थी, वो साबुनदानियां सी होती थी छोटी छोटी, बेचारे सारे उसी पे घूम रहे होते थे। अब आज मारुति तो बाद में आई ना, एम्बेसडर होती थी राना साहब उस दौर में, मारुति तो उन्होंने ये सुजुकी का नाम रखा ना, सुजुकी का नया नाम रखा, फिर हाँ तो अब भी वही है उनके पास। नहीं, उन्होंने बड़े अफसरों के लिए उन्होंने काम ये किया, सबसे बड़ा काम किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराई। जब उन्होंने मारुति रखा, आपके यहाँ सुजुकी है और सुजुकी ही बिकती है वो, आप चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपने इंडस्ट्री बनाने की कोशिश भी नहीं की। सच्ची बात है कि आप कोई इंडस्ट्री ऐसी बनाते, वो तो 80% चीजें यहाँ बन रही होनी चाहिए थी, ये गाड़ियां जो यहाँ असेंबल होती हैं जी, 90% तो बाहर से आ रही होती। और फिर वो एक गाड़ी होती थी बड़ी मजे की, उसमें एक गियर वो होता था, गियर लीवर होता था, वो पहले दिन एक गुजरांवाले का खरादिया उसने बनाना शुरू किया था, वो एंड तक जब गाड़ी रही वो वहीं से बन के आता रहा, मतलब उसमें कोई जिद्दत लाने की कोशिश नहीं की गई। मतलब ये भी इस्तेसाल अगर सारिफ का हो रहा था तो उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है, वो इस तरह जिम्मेदार है कि वो कमीशन ले लेता है। बिल्कुल। लेकिन वो हमें बताया यही जाता है कि जी वर्ल्ड बैंक वाले भी $40 अरब लाए ने, वो को पता नहीं को $50 अरब सऊदी अरब वाले ले आएंगे, और उसके बाद देखें आपके साथ क्या होता है। आपको अगर कोई इनमें से $1 भी दे देना तो यकीन करें मैं मान जाऊंगा कि जी वाह कमाल कर दिया उन्होंने। नो डाउट महंगाई की बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई अभी भी कम नहीं हुई। वो जब माइनस में जाना शुरू होगी उस दिन मैं तारीफ करूंगा कि हाँ अब इकॉनमी इस मुल्क की कुछ आम आदमी को रिलीफ देना शुरू हो गई है। उस वक्त तक शबाना रोज मेहनत जारी रखें। जी फैसल साहब, फैसल वैसे भी आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फैसल साहब देखिए दुआ एक प्रोग्राम आप इस बात पे भी करें कि जब से हुकूमत आई है उससे लेके आज तक जो है वो कितने अरब या कितने खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की नबी सुनाई जा चुकी है, ताकि हमें मालूम चल जाए कि और वो उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अच्छा इसमें भी हुकूमत की नीयत का मसला नहीं होगा। फैसल की ऑडियो बढ़ा दीजिएगा जरा, ऑडियो लेवल। लेकिन जी फैसल, लेकिन ये जो MOU साइन होते हैं या ये यकीन दहानियाँ होती हैं, ये कागज से बाहर क्यों नहीं आती हैं? ये एक तहकीकी एक सवाल भी है रिसर्च बेस्ड के भाई तहकीक होनी, जब सिर्फ 1 साल का उठा लें हम, लेकिन हम अब तक कितने पैसे पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लग चुके हैं इतने दावों के साथ, हमें तो अब तक तो 1 रुपया जो है वो नज़र नहीं आता। बातें जो है बिल्कुल है, लेकिन महंगाई कम हो गई, ज़्यादा हो गई, खुशहाली आ गई या नहीं आ गई, ये एक ऐसी चीज़ है, ये खुशबू की तरह है, इसको आप छुपाए नहीं छुप सकते। जब खुशहाली आएगी एक इंसान में तो वो उसको नज़र आएगी, वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप हमारा आपके पास तो इसको चेक करने के ना एक नहीं दर्जनों टेस्टर हैं, चेक कर लें कि हमारे आपके घर का बजट जो है वो कम हो गया, हमारे आपकी जो माहाना आमदनी थी उसमें इजाफा हो गया, या फिर जो टैक्सेस हम देते थे उस टैक्सेस की शरह जो हमें ये कहा गया था कि वक्त का जबर है, हालात ऐसे है, इसलिए तनख्वाहदार आदमी पे इजाफी बोझ डालना पड़ रहा है। अगर इतनी अच्छी खुशहाली आ गई है जितनी नबी सुनाई जा रही है तो कम से कम जो इजाफी बोझ डाला था उसको ख़त्म करके रूटीन का बोझ ही कर दें। इजाफी बोझ क्या है? जब आप अपने मुंह से कहते हैं इजाफी बोझ, इसका मतलब ये कि आप खुद ये कह रहे हैं इजाफी है, इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। वो किसके ऊपर डाला गया इजाफी बोझ? एक तनख्वाहदार आदमी के ऊपर इजाफी बोझ डाला गया। आपने जो टैक्स नेट में जितने लोग इजाफा कर लिए, ये तो अब एक ऐसी साइंस आ गई है कि टैक्स नेट में इजाफा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो एंटीएन
इशू हो जाता है उसको। लेकिन बात यह है कि वो जो आदमी कल तक टैक्स चोरी कर रहा था उससे कितना आप टैक्स लेकर आ गए। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन है, दुकानदार है, उसको डरा धमका के आप टैक्स नेट के अंदर तो लेकर आ गए, टैक्स कितने लेकर आए उससे जो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है। ये इस पे हुकूमत को पूरा डेटा भी जो है ना इस कौम को देना चाहिए। भाई टैक्स रेट में इतने लोगों का इजाफा हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टैक्स कितने लोगों ने कितना ज्यादा देना शुरू कर दिया, कारोबारी लोगों ने, तनख्वाहदार की नहीं, उन्होंने कितना ज्यादा देना शुरू कर दिया। नए कितने कारोबारी लोग जो है टैक्स देने लगे और कितना इजाफी टैक्स जो है वो देने लगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जो है ना वो कौम को बताएं। इन्वेस्टमेंट की देखें, ये एक बहुत आइडियल बात है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। कोई बदबख्त इंसान होगा जो इस बात पे जो है ना वो शोक बनाएगा, अफसोस करेगा अगर इस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये तो एक हर इंसान के लिए खुशी है, बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 24 करोड़ लोग इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है वो बेनिफिशियरी बनते हैं। लेकिन आए तो सही, सिर्फ इनके ऐलानात पे जश्न मनाना है हमने, इनके ऐलानात पे मिठाइयाँ बांटनी है हमने। कब तक बांटेंगे इनके ऐलानात पे? सिर्फ इस मौजूदा नहीं, मौजूदा से पिछले चले जाएं आप 5 साल में बता दें। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी ले लें, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट छोड़ दें, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में मौजूदा गवर्नमेंट में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है हमारे पास, बता दें। और नहीं आई तो उसके असबाब क्या हैं, उस पर भी जो है ना गौर करने की जरूरत है। नंबर 2, जो पाकिस्तान का जो लोकल इन्वेस्टर है, जी उसने 2 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, कोरोना के ज़माने में पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स ने जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में और दीगर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन उसके बाद जब ये जो रिजीम चेंज का मामला हुआ और एक माशी बहरान पैदा हुआ इस मुल्क में, यानी कि इमरान खान का आप आखिरी साल ले लें और इनकी हुकूमत ले लें, उसके बाद ये तकरीबन 3-4 साल का जो पीरियड बनता है, इस 3-4 साल के अंदर जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो कितने लोकल इन्वेस्टर जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान में या तीसरी दुनिया में तो एक बहुत सीधा सा फार्मूला है, रियल एस्टेट मार्केट है। जी जी, क्या रियल एस्टेट मार्केट जो है दोबारा से ओपन हो गई है? कई सालों से बंद पड़ी है, बिल्कुल। देख लीजिए, एक वक्त ये था कि जो इतवार के अखबारात होते थे वो उनका फ्रंट पेज और बैक पेज वो बिल्डर के इश्तिहारात से भरा हुआ होता था। बता दीजिए 1 साल में क्या वो इश्तिहारात दोबारा आना शुरू हो गए? नहीं आना शुरू हुए। आपकी लोकल मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट नहीं बन, जो लोगों को डायरेक्टली लाखों लोगों को और आपकी सैकड़ों इंडस्ट्रियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार देती है, बिजनेस देती है। तो अभी ऐसे कोई जेन्युइन इशारे नहीं है। बस प्रोग्राम की हद तक सवाल ठीक है, आपने पूछ लिया, हमें जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, जवाब देने का शुक्रिया। इलियास साहब, जी इसीलिए मैं शुक्रिया इलियास साहब। देखिए आप, वरना वो कह सकते थे, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। देखिए आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक होगी, बिल्कुल इस वक्त सब इस पर खुशियां मना रहे हैं अपना कि तालियां बजा रही कि इकोनॉमी ठीक होगी। तो इकोनॉमी ठीक हुई, उसके असरात देखने, असरात उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक आप इकोनॉमी आपकी जिसको कह रहे हैं कि सही मानों में अपने पाँव पर नहीं खड़ी होगी। यानी कि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी इंडस्ट्री लगेगी, आपको रोज़गार लोगों को मिलेगी, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब जब आपकी इकॉनमी इसी तरह है कि बाहर से डोनेशन यानी कि लोन लेके चला रहे हैं आप, आपकी रिमिटेंस नहीं बढ़ रही, आपकी भी सही है, वो क्या कहते हैं बाहर से आपके कहते हैं आप अपनी रिजर्व जिस तरह बिल्ड किए हुए हैं, जिस तरह इसको कह सकते हैं कि मेकअप किया हुआ है इस वक्त दिखा रहे हैं कि जी मेकअप करने के बाद जी इकॉनमी ठीक है। लेकिन इकॉनमी के रिजल्ट ये नहीं कि वो रुक गई ये चीज़ें वगैरह, लेकिन इस चीज़ को तो मेंटेन करना पड़ेगा, इसको इकॉनमी को चलाना पड़ेगा। इकॉनमी का पहिया जब चले, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की ग्रोथ बढ़े, आपकी इकॉनमी का साइज़ जो बढ़े, जो श्रिंक हुआ था उसका आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, उन चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। आप उन चीज़ों पर काम करेंगे तब जाके फ़ायदा होगा। ये तो नहीं है कि लेकिन आपने इतने टैक्स की भरमार लगा दी कि आपके लोग इधर से लोग भी भाग गए बाहर, जो ब्रेन था जो आपका जो लोग थे वो भी चले गए। पिछले साल भी 8 लाख चले गए, अब भी चले गए 7.5-8 लाख चले। फिर इसके बाद लोग जो कैपिटल फ्लाई हुआ जी, फिर वो जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं कि आपने स्मगलिंग रोकी, आपने अपने डॉलर को स्टेबल किया। वो इस तरह के इकदाम मज़ीद जो है इसके लिए इकदाम करने पड़ेंगे कि इकॉनमी एकदम नहीं स्टेबल इस तरह जिस तरह कह रहे हैं कि जी होगी। इसको स्टेबल करने के लिए आपको रिमिटेंस वगैरह, आपको अपनी पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा कि किधर। देखें आपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, आपके देखें लोगों ने जो है सरमाया, नई इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग काम करेंगे। आप देखें जो टैक्स रेशो है उसको कम करें, इस चीज़ों को उन सेक्टर्स को भी लेके आएँ जो बाहर जो है इस टैक्स नेट में नहीं है। वो ये इसी तरह के टैक्स नेट में वो टैक्स गुजार बढ़ा लिए जो कि टैक्स दे ही नहीं सकते। एक दुकानदार को पकड़ लिया, वो लोग कहाँ से टैक्स देंगे? यहाँ तो सुबह लोग उठते हैं
तो सब टैक्स देना शुरू कर देते हैं। पानी इस्तेमाल करेंगे तब टैक्स देंगे, टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तब, दूध इस्तेमाल करें तब, हर चीज़, पेट्रोल इस्तेमाल करें तब टैक्स देते हैं। इनडायरेक्टली टैक्स इतने हैं कि वो हर बंदा रोज़ इतने टैक्स देते कि 100 रुपये में से 40-50 रुपये तो टैक्स ही दे के जान छुड़ा रहा हो। तो इस तरह मसला ये है कि इन चीज़ों को दूसरा करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपनी इस पॉलिसी की। इकोनॉमी अपने पाँव पर खड़ा, वो सही कहते हैं नवीद साहब, जब हीट अप होगी बहुत दोबारा सारी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को मेंटेन करना पड़ेगा और इस पर ये करना पड़ेगा कि बजाय हम दूसरों के रिजर्व, अपने रिजर्व खुद मेंटेन करें। ठीक ठीक, बिल्कुल जी, आपको पॉइंट। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, कराची में हैवी ट्रैफिक आवाम के लिए जानलेवा साबित होने लगी। शहर कायद में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात की वजह क्या है? हम सवाल उठाएंगे कि गवर्नमेंट की अदम तोजही है या इंतज़ामी नाकामी इसको कहना चाहिए। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध हुकूमत और पंजाब के साथ मुकाबला भी जारी है, मगर अगर शहर कायद की अगर बात करें तो कराची में हैवी ट्रैफिक और डंपर ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालिया दिनों में बहुत सारे हादसात हुए जिसमें 100 से ज़ायद शहरी भी जाँ बहक हुए, जबकि बाज़ मकामात पर शहरियों की जानिब से वाटर टैंकर और डंपर जलाने के वाक़यात भी सामने आए। नाज़रीन, अब इन हादसात के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है और जो आवाज़ उठाई जा रही है सियासी मुखालफिन, उनको जेलों में भी बंद किया जा रहा है और इसको सियासत कहा जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी भी उन्होंने भी रास्ता रोकने का डंपर्स का उन्होंने ऐलान किया है। उसके साथ ही उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी खत लिखे हैं और मामले के का नोटिस लेने की उन्होंने अपील की है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने भी इस पे खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो हालात 1985 से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो बढ़ते वाक़यात हैं और उस पर अनफॉर्चुनेटली जो सियासत होती है और अमन कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई है, आपके ख्याल में ये हुकूमत की अदम तौजी है या फिर इसको इंतज़ामी नाअहली कहना चाहिए? में ये मसला ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये एक महीने में सब कुछ हो गया। ये जो आहिस्ता 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 जो लावा पक रहा था, जो चिंगारी थी, वो शोला बनना शुरू हो गई है। ये कई सालों की चिंगारी थी। अगर शुरू में ही आप चिंगारी पे अगर पानी डाल देते तो लोगों की जो हैजानी कैफियत है, जो इस्तराब है, वो इस नहज तक नहीं पहुँचता। अब जो सूरत हाल हो गई है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये इतनी ख़तरनाक है कि किसी भी फरीक, कराची जो है कसीरुल लसानी शहर है, किसी भी इस शहर की लसानी इकाई के लिए, शहर के मजमूई अमन के लिए और इस शहर का जो अमन है वो पाकिस्तान की तरक्की और सलामती से जुड़ा हुआ है, उस किसी के लिए भी ये जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तब सबको बैठना चाहिए जी। इस सारी सूरत हाल को जो है आप जज्बाती बुनियादों पे हल नहीं कर सकते। जहाँ आपने इंतज़ामी फैसले लेने वहाँ इंतज़ामी फैसले करें, जहाँ सियासी फैसले करने वहाँ सियासी फैसले करें, और जहाँ कानून की अमलदारी कमज़ोर पड़ रही है वहाँ कानून की अमलदारी को जो है वो उसको दुरुस्त करें, तो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हल हो जाएगी। जी आमिर साहब, देखें ये क्या स्टेक होल्डर्स की कहानी है, हुकूमत है और इंतज़ामिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप सब चीज़ों को सिस्टमाइज चलाएं ना, चाहे वो डंपर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का नाम है ना जो। लेकिन सिंध में जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर बोलने वाले भी शामिल हैं, क्योंकि वो टैंकर्स के ऊपर टैंकर माफिया आता है कि पानी के जहाँ से ये भरते हैं वहाँ पानी 24 घंटे अवेलेबल है और आम आदमी को कराची में पानी अवेलेबल नहीं है। ये तो अब जहाँ हम KP में बात करते हैं कि जी आपका 12वां साल शुरू हो रहा है, तो ये तो 17वें 18वें साल में बैठी हुई है ना पीपल्स पार्टी। ये किसको इल्ज़ाम देंगे कि जब दावा करना है कराची इतना बड़ा शहर है और काम करना है तो जीरो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना लोगों का पेट भरता कि आपको मसाइल हल करने हैं, आप बेशक खुशनुमा हमें सड़कें दूर से दिखाएं कराची की, लेकिन इशू ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कितना बड़ा काम है आप निकालें। अब लाहौर पंजाब में मरियम नवाज ने किया है ना, ट्रैफिक को छोड़ दें तजावुजात के ऊपर, कहीं से आवाज उठी है कि जी फलाने को छोड़ दिया है, 1 मिनट में स्टे आएगा उसके ऊपर, नहीं है जी। हर जगह पे बुलडोजर फिर रहा है, जहां जहां लाइनें हैं आपने रकबा पकड़ा और सीधा कर दिया। आप कराची की रेलवे लाइन नहीं क्लियर करा सकते, आप कराची में शहरियों को पानी टाइम पे नहीं पहुंचा सकते, आप उनका टैंकर चलता है तो लोगों की लाशें आ जाती हैं। ये क्या मैनेजमेंट है? जी आया सर, देखिए जब हुक्मरान ये समझ बैठते हैं ना कि अब हम जो मर्जी कर लें अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, तो फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, क्योंकि आपने चीज़ें ठीक करने के लिए वहाँ नहीं बैठे हुए, आप खुद को ठीक करने के लिए बैठे हुए कि जी हमारा सिस्टम ठीक हो जाए। हम आए हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी साल
हमने इसमें हुकूमत करनी है सूबे में, मैक्सिमम यहाँ से ड्रेन करना है और मत सुकून से हमने उसके बाद बैठना है। इस तरह की चीज़ें फिर होती। मुझे बड़ा मज़ा आया, शर्जील मेमन साहब फरमा रहे थे कि लाहौर में एक्सीडेंट से इससे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। मैं हैरान हुआ कराची जाके कि वो कराची को एक शहर हुआ करता था ट्रैफिक के हवाले से भी, वहाँ कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से कहीं निकल गया, कोई रोकने वाला ही नहीं होता। यहाँ स्टिल बहुत ट्रैफिक के हवाले से रूल्स हैं, लोगों को अमल करना पड़ता है, करते हैं, ये नहीं कि लोग नहीं करते, लेकिन स्टिल बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर हैं यहाँ लाहौर की। मैं सिर्फ बात करूँ, बाकी छोड़ दें आप उसकी। लेकिन इसके बावजूद मुवाजना करना है कि नहीं जी वहाँ डेथ ज़्यादा होती हैं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब हालात वही हैं अब कराची और लाहौर के दरमियान जो हो रहा है ना, वो जैसे पहले को कहते हैं ना ये सियासतदान वो तुम करप्ट हो, वो कहता है वो फलां करप्ट नहीं है, तो अब वही बात शुरू हो गई कि जी वो हम ये कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे। ओ खुदा के लिए यार खुद को ठीक करो, ये अवामी रद्देमल मजीद ना बढ़ने दो, ये बड़ा नुकसान होगा इसमें। इलियास साहब देखिए, इस पर हमें एक दूसरे पर तनकीद करने की बजाय लोगों को सहूलतें देनी चाहिए। हमें बजाय कि ये कहना चाहिए कराची में ये होगी इस तरह, आपस में तनकीद बयानबाजी से क्या नतीजा, तो कुछ नहीं। यहाँ तो फिर इनको आए थोड़े से एहसास करें और लोगों को सहूलतें दें, जो चीज़ें बुनियादी चीज़ें उनको पानी दस्तियाब नहीं कराची में, सड़कें बनाई जाएँ, वो जो चीज़ें हैं जिस तरह पंजाब में अगरचे जो कहा जा रहा है बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल चीज़ें उस तरह स्टेबल करने की कोशिश की जाती है, सड़कें बन रही हैं, तो इस तरह चीज़ें अब बना के इकोनॉमी को सूबे ठीक करने के लिए लोगों को साथ में ठीक करने की ज़रूरत है, लोगों को बुनियादी सहूलतें देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। नवीद साहब अच्छा दुआ, मेरे ख्याल में देखें ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कराची में एक्सीडेंट होते आ रहे हैं और हो रहे हैं, इससे पहले भी हो रहे थे। अभी मेरे ख्याल में जो हो रहा है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और यही वो जो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये नहीं देखें डंपर माफिया, टैंकर माफिया वो अपनी जगह की बात है, लेकिन आप अगर फिगर्स भी उठा के देख लें तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें मोटरसाइकिल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब मोटरसाइकिलों का मसला ये है कि उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना वो उनको रोड सेंस है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो जैसे आमिर साहब ने बात की कि इन्फोर्समेंट नहीं है, तो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि एमक्यूएम की तरफ से या मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसको ठीक है, वक्त खत्म हो गया, आप समझते हैं कि आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह।